हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं मेंटेनेंस टू डिवोर्स्ड मुस्लिम वाइफ। जो मुस्लिम वाइफ होती है उनका जब डिवोर्स हो जाता है तब उनको मेंटेनेंस देनी है या नहीं देनी, आज हम ये देखेंगे। बेसिकली ज़्यादातर जो औरतें होती हैं वो हाउस वर्क ही प्रेफर करती हैं और घर के काम करती रहती हैं। बाहर ज़्यादा उनका आना जाना मतलब पहले ऐसे नहीं होता था। तो उसके बाद के जब उनकी शादी टूट जाती है तब उनके साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और उनको पैसे उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए देने चाहिए, वो हम देखेंगे। ये एक कहानी की तरह देखिए, जिसमें इसमें यह है कि पहले ये मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम का केस आया। उसके बाद मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स, ये एक्ट 1986 का आया। और इसके बाद ये डैनियल लतीफ़ी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया। हर एक एक्ट के बाद या ये जजमेंट के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट ही हुआ है, कुछ आगे बढ़ोतरी ही हुई है कि किसी को भी कुछ प्रॉब्लम ना आए और हर कोई अपने हक से जी सके। आइए देखते हैं। अब मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम में हुआ कि जब इनका डिवोर्स हो गया तो शाहबानो ने 125 सीआरपीसी, जिसमें क्या है कि एक औरत को मेंटेनेंस मिलती है, उसमें एप्लीकेशन लगाई कि मुझे भी मेरे हस्बैंड से मेंटेनेंस दिलवाई जाए। ठीक है, तो उसमें कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि जो 125 सीआरपीसी है, अभी क्या है, ज़्यादातर मुस्लिम लॉ जो है वो पर्सनल लॉ से चलता है, उनका कस्टमरी लॉ के हिसाब से ही लीड होता है। लेकिन इस केस में कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि 125 सीआरपीसी जो है वो हर किसी पे लागू होगा। ऐसा कोई नहीं है कि रिलीजन के बेस पे हम इनको प्रेफरेंस देंगे और इनको नहीं, हर किसी को जस्टिस मिलेगा। कि जो 125 सीआरपीसी है वो विल बी एप्लीकेबल टू द डिवोर्स्ड मुस्लिम वाइफ वुमेन सो लॉन्ग शी हैज़ नॉट रीमैरिड, जब तक कि उनकी शादी नहीं होती तब तक कि उनके ऊपर 125 सीआरपीसी उनको भी लागू होगा और उनको भी मेंटेनेंस मिलेगी, और जो कि ओवरराइड करेगा मुस्लिम पर्सनल लॉ को, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ में आपका मेंटेनेंस देना ज़रूरी नहीं है एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को। लेकिन कोर्ट ने किया कि नहीं, 125 सीआरपीसी में एप्लीकेशन लगाई है, सेकुलर है इंडिया, तो हम हर किसी को मेंटेनेंस देंगे जो भी औरत हमारे दरवाजे पे आएगी। अब इस चीज़ ने ना बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, क्योंकि अब कुछ अपना रिलीजन बचाना चाहते हैं, कुछ इक्वालिटी चाहते हैं। इसको देखते देखते ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। फिर क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए एक मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट आया, जो कि एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था। ये पास हुआ 1986 में, जिसमें टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन हु हैव बीन डिवोर्स्ड बाय, जो डिवोर्स हुई या जिन्होंने डिवोर्स लिया है अपने हस्बैंड से। ठीक है, इस एक्ट का ये मेन मोटिव था कि इस एक्ट से ना इन्होंने नल्लीफाई किया, जो शाह बानो केस की जो जजमेंट थी ना उसको नल्लीफाई करने का उनका इंटेंशन था। ठीक है, फाइनली मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 में जो था वो पास हो गया। इस एक्ट में ऑब्जेक्ट्स और रीजंस में क्या दिखाया कि एक जो औरत, मुस्लिम जो विमेन डिवोर्स्ड औरत थी, अगर वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाती, अपनी देख रेख नहीं कर पाती इद्दत पीरियड के बाद, क्योंकि एक जो हस्बैंड है वो इद्दत पीरियड के टाइम तो अपनी बीवी को मेंटेनेंस देता है, लेकिन उसके बाद क्या, तो उसी के लिए ये एक्ट बना कि अगर उसके बाद वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाती तो जो मैजिस्ट्रेट होगा उसके पास पावर होएगी कि जो रिलेटिव्स उसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे उसकी डेथ के बाद वो उसे मेंटेनेंस देंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसके पास वो रिलेटिव्स नहीं है तो मैजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर करेगा कि स्टेट वाकिफ़ बोर्ड जो है, वाकिफ़ बोर्ड एक आपका चैरिटेबल एंडाउमेंट होता है जहाँ पर लोग पैसा डोनेट करते हैं, और उनकी ड्यूटी होती है कि किसी भी तरह से एक पुअर की या हॉस्पिटल्स बनाने की या जहाँ पे भी वो मदद कर सके वो मदद करेंगे। ठीक है, तो ये था कि इद्दत पीरियड के बाद एक रिलेटिव की ड्यूटी हो जाएगी, या अगर रिलेटिव्स नहीं होंगे तो वाकिफ़ बोर्ड की ड्यूटी हो जाएगी कि उस वुमेन को सपोर्ट करने की। द लाइबिलिटी ऑफ द हस्बैंड टू द पे द मेंटेनेंस वॉज दस रिस्ट्रिक्टेड टू द पीरियड ऑफ इद्दत ओनली। इस एक्ट के हिसाब से उन्होंने इद्दत पीरियड तक ही एक हस्बैंड की ड्यूटी को रिस्ट्रिक्ट करके रखा। अब जो है इसमें ना एक आपका सेक्शन 3, सेक्शन 4 और सेक्शन 5, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ये बेसिकली मेंस में ही ज़्यादातर उनका फेवरेट सा क्वेश्चन होता है। ये क्या कहता है कि मेंटेनेंस विल बी गिवन ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इद्दत बाय हर फॉर्मर हस्बैंड, कि सिर्फ मेंटेनेंस जो है ना वो इद्दत में ही मिलेगी अपने हस्बैंड से,
और अगर एक बच्चा पैदा हुआ है या बच्चा बाद में पैदा होता है या पहले पैदा होता है अपने डिवोर्स से पहले, तो एक रीज़नेबल पैसा जो उनका हस्बैंड था जिनसे उन्होंने डिवोर्स लिया वो 2 साल तक उस बच्चे के लिए देगा, उस दिन से जिस दिन वो पैदा हुआ। मतलब आज अगर वो 2 जुलाई 1978 को पैदा होता है तो 1980 2 जुलाई तक वो पैसा देगा, रिस्पेक्टिव डेट्स ऑफ बर्थ ऑफ सच चाइल्ड। फिर आपका नेक्स्ट आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या कहता है कि अभी हमने देखा कि भाई कहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड है, कहाँ तक आदमी पैसा देगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि अब जो औरत है वो अपने आप को मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, तो क्या है वो अपने रिलेटिव से पैसा मांगने, मतलब उसको जो मजिस्ट्रेट है वो ऑर्डर कर देगा कि भाई उसका रिलेटिव पैसा देगा। कौन सा रिलेटिव? जो इनहेरिट करेगा उसकी प्रॉपर्टी उसकी डेथ के बाद। अगर उसके पास बच्चे हैं तो वो बच्चे देंगे, और अगर उसके बच्चे भी उसे पैसा नहीं देते तो वो अपने पेरेंट्स के पास जा सकती है, और अगर पेरेंट्स भी पैसा नहीं देते तो स्टेट वाकिफ बोर्ड आ जाता है। मतलब रिलेटिव्स नहीं तो चिल्ड्रन नहीं तो पेरेंट्स नहीं तो वाकिफ बोर्ड। इससे हम क्या समझते हैं कि हर एक औरत को काम करना ज़रूरी है ताकि किसी के भी बुरे दिन ना आए। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट। वो क्या कहता है कि ना, एक जो आपका 1986 एक्ट है ना, वो ऑप्शन देता है हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को कि वो अगर चाहें तो 125 to 128 CRPC जो है उससे अपने आप को मेंटेनेंस गवर्न करा सकते हैं, या 1986 के हिसाब से, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है इस एक्ट में जो कि नल्लीफाई करता हो 125 CRPC को। CRPC का 125 सेक्शन जो है इंटैक्ट है। अगर एक औरत या आदमी दोनों मिलके चाहते हैं कि हमारा जो है मेंटेनेंस लगना चाहिए 125 CRPC के हिसाब से, तो अलाउड है। ठीक है, ये प्रोविज़न कब अप्लाई होगा कि जब दोनों के दोनों फर्स्ट हियरिंग पे अंडर सेक्शन 32 जो है मुस्लिम वुमेन एक्ट के अंदर एप्लीकेशन देते हैं कि हम ये जो है ऑप्शन लेना चाहते हैं कि हमारा जो केस है वो 125 CRPC के तहत चले। तो इसका मतलब ये था कि अगर एक हस्बैंड मतलब सपोर्टिंग है या कुछ भी, वो चाहते हैं कि हमें इक्वालिटी हो और हमारा अगर मेंटेनेंस जो है कोर्ट अगर डिसाइड करना चाहती है तो दोनों के दोनों एक एफिडेविट को डिक्लेयर करते हुए कि हाँ हम चाहते हैं कि कोर्ट हमारा डिसीज़न ले ले कि मैं अपनी वाइफ को कितने मेंटेनेंस दूंगा। तो ये वाला प्रोविज़न भी है आपका सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट में। अभी भी कंट्रोवर्सी सी चले ही जा रही है। नेक्स्ट आता है आपका डेनियल लतीफ़ी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस ने क्या बोला कि एक जो हस्बैंड है इज़ लाइबल टू मेक फेयर और रीजनेबल प्रोविज़न फॉर द फ्यूचर ऑफ अ डिवोर्स्ड वाइफ एज पर सेक्शन 3IA ऑफ द एक्ट। वो कहता है कि भाई एक हस्बैंड की ड्यूटी है अपनी वाइफ का आगे का फ्यूचर का सोचना। ठीक है, फिर इसने बोला कि जो हस्बैंड है मुस्लिम हस्बैंड, उसकी जो ड्यूटी सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही लाइबल नहीं है, आगे भी उसकी ड्यूटी है अपनी एक्स वाइफ को मेंटेन करना। ठीक है, अ डिवोर्स्ड वुमेन हु इज़ नॉट रीमैरिड and who is not able to maintain herself after the इद्दत period can proceed as per section 4। जो अपने आप को नहीं संभाल पा रही है और जिसने शादी भी नहीं की है वो as per section 4 आगे बढ़ सकती है और अपनी मेंटेनेंस के लिए पैसा मांग सकती है। आपका सेक्शन 4 में वही सब था कि अपने रिलेटिव से, चिल्ड्रन से, पेरेंट्स से, नहीं तो वाकिफ बोर्ड से। However, it may be noted that the Act has not been able to achieve the objectives for which it was passed। चाहे कितनी जजमेंट्स आ गए हैं या एक्ट हो गए हैं, जो बेसिक उनका मोटिव था ना कि एक औरत को प्रोटेक्ट करना, आगे कि वो दर दर की ठोकरें ना खाएं, वो अभी तक अच्छे से अचीव नहीं हो पाया है। खैर, आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।